डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आदाब। मैं डॉक्टर अमजद अली बाबर इसरार उर्दू के तहत एक नए उन्वान के साथ, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आपकी बेशतर फ़ोन कॉल्स और अक्सर स्टूडेंट्स जब भी मिल जाते हैं तो चंद सवालात पूछते हैं। हमारे केएएस के एस्पिरेंट्स जो हैं वो अक्सर हमसे सवाल करते हैं। क्योंकि मैं उर्दू का टीचर हूँ तो उस हवाले से उनके सवालात होते हैं। और दूसरे जो मज़ामीन हैं, दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनके बच्चे भी अक्सर ये सवालात पूछते हैं कि किस तरीके से नंबरात अच्छे लिए जाएँ किसी भी एग्ज़ाम में। हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ामिनेशन, आइदर इट इज़ ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल और एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। तो इसके लिए मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय हैं, अपने अपने तजर्बात हैं। इसके लिए बहुत सी थीरीज़ हैं। लोग इस पे काम करते हैं और उस पर उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं और बहुत हद तक लोग उस पर कामयाब भी होते हैं। और इन तमाम सवालात के जवाबात मैंने सोचा कि मैं कुछ अपने पर्सनल तजर्बात और अपने दोस्तों के पर्सनल तजर्बात जो कॉलेज में हमारे साथ हैं, यूनिवर्सिटी में हमारे साथ रहे, वो किस तरीके से मार्क्स लेते थे या उनके क्या तजुर्बात हैं, वो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से मार्क्स लिए जा सकते हैं। इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि इसमें हर शख्स की राय एक दूसरे के साथ मिल जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। हर फ़र्द का, हर इंडिविजुअल का एक अपना एक्सपीरियंस है। जिस तरीके से उसने मेहनत की है तो उसी तरीके से उसको नंबरात भी आए हैं और कामयाबी भी मिली है। वैसे आप फ़र्ज़ कर लें कि बहुत से बच्चे हैं वो रात को पढ़ते हैं और वो दिन को नहीं पढ़ते। और बहुत से ऐसे तलबा होते हैं जो रात को नहीं पढ़ते हैं, वो या तो सुबह पढ़ेंगे या दिन को पढ़ेंगे। लेकिन उन दोनों कैटेगरीज़ में आपको ऐसे तलबा ज़रूर मिल जाएंगे जो कामयाब हैं, उन्होंने अच्छे मार्क्स लिए हैं, उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किए हैं और अच्छी जॉब भी लिए हैं। लेकिन हम ये देखेंगे कि कौन सी जो है इसमें से कौन सी कैटेगरी है या कौन से तलबा जो हैं बड़े वो इंजॉय करते हैं स्टडी को और इंजॉय करते करते वो अच्छे ओहदों पर भी पहुंच जाते हैं, अच्छे नंबरात भी हासिल करते हैं और कभी उनको नाकामी भी नहीं होती है। एक से बढ़कर एक कामयाबी हासिल करते हैं। मेरा अपना तजर्बा कुछ डिफरेंट है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं ये तजर्बे रखूँ। मैं खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ। +2 तक मैंने साइंस पढ़ी है, मैं डैक का स्टूडेंट्स था। और उसके बाद मैंने आर्ट्स पढ़ी है और केएएस के लिए भी मुझे जाने का मौका मिला है। केएएस का वाइवा मैंने दिया है, उसमें जनरल स्टडी पढ़ी है, उसमें मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। और मेरा अपना उर्दू सब्जेक्ट है तो वो तो मैंने पढ़ा ही है और उसमें तो मैंने अच्छे नंबरात भी लिए हैं। तो इस एतबार से एक मिला-जुला मैं ये चाहता था कि जो हमारे तलबा हैं, ख़ासकर जो गवर्नमेंट स्कूल से तलबा आते हैं, उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उनमें एक कॉम्प्लेक्स होता है कि शायद ये जो बड़े एग्ज़ाम हैं, ये हम क्वालिफ़ाई नहीं कर सकते या कि अच्छे नंबरात जो हैं, जैसे 90% मार्क्स लेने, 80% मार्क्स लेने जो हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब आपकी आँख खुल गई, तब सवेरा हो सकता है। आपके इरादे कितने मज़बूत हैं और आप कितने कंसिस्टेंट हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो पढ़ने के लिए कुछ फ़ार्मूले हैं, वो आपको फ़ॉलो करने पड़ेंगे। हमारे दौर में या हमसे पहले जो हमारे सीनियर गुज़रे हैं, उनके यहाँ अगरचे इतनी फ़ैसिलिटी नहीं थी जो आज के दौर में मौजूद हैं। जैसे आज के दौर में आपको बुक बहुत आसानी से अवेलेबल है और सस्ते रेट पे आपको बुक मिलती है। उसके बाद इंटरनेट की जो फैसिलिटी है, इसने तो एक जो है मैं कह सकता हूँ कि कोहराम बर्पा कर दिया है कि आपको कोई भी चीज़ जो है वो बर वक्त और उसी वक्त मैसर होगी। हमारे दौर में या हमसे सीनियर जो लोग थे, जब हम तालीम हासिल कर रहे थे तो हमें ये फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन एक चीज़ थी कि हमें इतना सोशल मीडिया नहीं था, हमें टेलीविज़न इतना आम नहीं था, नेट इतना आम नहीं था, तो हमारा काफ़ी वक्त बच जाता था। हालांकि हम भी खेलते थे, खेल कूद में अपना वक्त जो है वो लगाते थे, उससे हमारी सेहत भी काफ़ी तवाना रहती थी। आज के तालिब इल्म को बहुत बड़ा चैलेंज है और चैलेंज ये है कि उसके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन है, उसके पास व्हाट्सएप है, उसके पास मैसेंजर है, उसके पास फ़ेसबुक है, उसके पास इंस्टा है। उसको दिन में कई मैसेजेस आते हैं, उनके रिप्लाई कर रहे हैं, एक सोशल सेटअप है। और सबसे बड़ी बात कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद उसको अपना करियर सेट करना है, उसको अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं। इन चीज़ों से उसको कैसे बचना है?
एक आम सर्वे के मुताबिक ये तय हुआ है कि एक आम स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, वो 700 टाइम एक दिन में मोबाइल को देखता है कि उसके मोबाइल में क्या हुआ है। और ये लगभग 8-10 घंटे सिर्फ ये बन जाते हैं। 24 घंटे में से अगर वो इतनी बार हम फ़ोन को देख लेंगे तो हमने पढ़ना कैसे, ये हमारे लिए चैलेंज है। सबसे पहली बात मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि हमने वक्त को सही तरीके से डिवाइड करना है, और हमने जो इंटरनेट या सोशल मीडिया है इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आप इससे बच जाते हैं, इसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, तो आप एक कामयाब स्टूडेंट बन सकते हैं। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप इसका इस्तेमाल मत करिए, लेकिन एक प्रॉपर इस्तेमाल करना है, तभी जाकर आप इससे बच पाएंगे और अपनी स्टडी को वक्त दे पाएंगे। हम थोड़ा सा असल अपने मौजू पे आते हैं कि आपको कुछ भी जो है जब अगर आप सिलेबस में अच्छे मार्क्स लेने चाहें और आप कोई भी एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना चाहें, तो सबसे पहली बात यह है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए। चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का हो, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का हो, या कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, या फिर उससे नीचे वाले बोर्ड के एग्ज़ाम हो। आपको देख लेना है कि आपका सिलेबस क्या है, यानी आपका टारगेट क्या है, आपको पढ़ना क्या है। अक्सर देखा गया है, बासियत टीचर अपने तजर्बे से बताता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं जानते कि उनका सिलेबस क्या है, उनका टारगेट क्या है। वो क्लास में भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, तो वो वाकिफ़ नहीं है कि उनका टारगेट क्या है। आप उसको सबसे पहले अपने सिलेबस को जान लें। फिर आपको ये देखना है कि मैंने पास होना है, तो पास होने की क्या क्या टिप्स हैं। और हमारे जो सिलेबस हैं हमारी तमाम बोर्ड में या यूनिवर्सिटीज़ में, वो इतने हाई फाई सिलेबस नहीं होते हैं कि हम वो हमारे काबू में नहीं आएंगे। सेमेस्टर सिस्टम है, सिलेबस को डिवाइड कर दिया गया है। कभी यही एनुअली हुआ करते थे, थोड़े तवील थी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं हर सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो सोशल साइंसेज में हो, या आर्ट्स में हो, लैंग्वेजेस में हो, वो बार बार रिपीट होते हैं। तो चंद टॉपिक अगर वो आप देख लेंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता, आप पास रहेंगे। और हमारे अक्सर स्टूडेंट जो है फेल होकर बाहर हो जाते हैं, तो एटलीस्ट वो बाहर नहीं होंगे। उसके बाद अगला जो हमारे पास आता है परसेंटेज का। तो परसेंटेज के लिए आपको थोड़ा सा मज़ीद प्रैक्टिस करनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो चाहते तो हैं उन्हें अच्छे मार्क्स आएँ, लेकिन वो उस तरह की प्रैक्टिस नहीं करते हैं कि उनको गुड मार्क्स आएँ। मैं पहले यहाँ से अगर बोलूँ कि जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं और उनको अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, उनकी एक वजह, और मैं कहता हूँ यही फाइनल वजह रह जाती है, कि वो पढ़ते हैं, याद करते हैं, लेकिन वो पेपर पर ड्राप करना नहीं सीखते, यानी वो लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते। और जिसकी वजह से वो एग्ज़ाम में अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, या उनको ये नहीं अंदाज़ा हो पाता कि वो अगर कोई क्वेश्चन पूछा है उन्हें, तो उस क्वेश्चन को उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट करना है और कहाँ पर जाके उसको कंक्लूड करना है। बाज़ स्टूडेंट जो हैं वो गैर ज़रूरी चीज़ें उसमें ढाल देते हैं, जिससे उनका वक्त ज़ाया हो जाता है। और जो उस क्वेश्चन का रिप्लाई करना है, जो एक्चुअल आंसर है, उसमें वक्त नहीं बचता, तो उसकी वजह से भी नंबर कम आते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। फिर आप अपनी स्टडी के दौरान अपना टाइम टेबल ज़रा आप ज़रूर रखिएगा, कि टाइम टेबल आप रखेंगे तो वो आपको दूसरे जो हमारे इस दौर की अफरा तफरी है, जो दौड़ा दौड़ी है, तो हमें वो उससे महफूज रखेगा। अगर हमारा टाइम टेबल है, मिसाल के तौर पर कि एक तालिब इल्म सुबह 6 बजे उठता है, तो वो 2 घंटे सुबह पढ़ लेता है। वो वही तालिब इल्म दिन भर दौड़ता है, कॉलेज में जाता है, क्लासेस लगाता है, खाना खाता है, दोस्तों के साथ जाता है, शाम को 2 घंटे फिर पढ़ लेता है। अगर वो 4 घंटे पूरे साल पढ़ रहा है, मैं बहैसियत टीचर आपको वसूख से कहता हूँ कि वो कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। हमारे यहाँ ये है कि तलबा जो हैं वो 4 घंटे 2 घंटे भी प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं, और अगर उन्होंने पढ़ते भी हैं तो उनका ध्यान इधर उधर जाता है, मोबाइल का बार बार इस्तेमाल होता है, टेलीविज़न का इस्तेमाल होता है, और दूसरी डिस्टर्बेंस उनके साथ बनी रहती हैं, उससे आपको बचना है। टाइम टेबल का आपको ये फ़ायदा है, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, नहाते हैं, और दूसरे हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा काम करते हैं, वो हमारे टाइम टेबल्स हैं, इसलिए स्मूथ हो रहे हैं। आप फ़र्ज़ कर लो कि हम एक ही वक्त में अगर इतना ज़्यादा खाना खा लें और ये सोचें कि 2 दिन खाना नहीं खाना है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और इसी तरीके से हम 2 या 3 दिन भूखे नहीं रह सकते। हमें सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट ज़रूरी है, फिर लंच ज़रूरी है, फिर डिनर ज़रूरी है। इसी तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर लें, कौन सा सब्जेक्ट आपको सुबह पढ़ना है, कौन सा दिन को पढ़ना है, कौन सा शाम को पढ़ना है, और यकीनन जो है आपको कामयाबी जो है होगी।
उसके अलावा बहुत से मैंने देखा है कि हमारे स्टूडेंट नेट से बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो यूट्यूब पर सर्च करते हैं, गूगल में सर्च कर रहे हैं। उसके लिए भी आपको बड़ा होशियार रह के सर्च करना है। आपको बड़ा नॉलेजेबल होना चाहिए आपको कि भाई हमने क्या सर्च करना है। मिसाल के तौर पर आप यूट्यूब में सर्च करते हैं, आपने कोई टॉपिक डाला, तो उसमें से कुछ टॉपिक वहाँ आ जाएंगे। हो सकता है एक पहला ही टॉपिक जो है आपको आएगा वो आपके लिए इतना रेलिवेंट ना हो जो टॉपिक आपने डाला है, क्योंकि वहाँ तो कोई भी वर्ड आप डालेंगे तो वो उसको सर्च कर लेगा। उसमें कुछ और टॉपिक दिए होते हैं उनके, ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो है व्यूज़ कम हैं और वो आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में सबसे पहले वही नज़र आएगा जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं। तो आप उसमें देखें, सर्च करें। हो सकता है तीसरे या चौथे नंबर जो नज़र आने वाला जो टॉपिक है वो आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट हो और उसको आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके अलावा ये आता है कि स्टूडेंट ये पूछते हैं कि रट्टा जो है, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि रट्टा नहीं करना चाहिए और कुछ कहते हैं कि रट्टा करना चाहिए। तो ये क्या चीज़ है? बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये कहते हैं कि भाई रट्टा तो हम नहीं मारते हैं, हम ऐसे ऐसे ही करते हैं और हमने ऐसे ही करना है। तो मैं ये कहता हूँ कि रट्टा जो है ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मैं ये बोलूँगा आपको कि रट्टा ही रट्टा सब कुछ है, लेकिन ये है कि रट्टे की हमारे यहाँ डेफ़िनेशन थोड़ी मुख्तलिफ़ है। एक हम पढ़ते हैं बिल्कुल आँखें बंद करके पढ़ते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं हमें कुछ पता नहीं है हम क्या पढ़ रहे हैं और हम याद कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो एक बैड डेफ़िनेशन है रट्टे की, कि हमें सब कुछ हमने याद भी किया हुआ है या कुछ याद भी किया है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं है क्या है, वो हम लिख भी रहे हैं, वो नहीं है। लेकिन रट्टे की मैं एक आपको मिसाल ये देता हूँ कि जो लोग रट्टा लगाते हैं, जो लोग याद कर लेते हैं, जो क्वेश्चन याद कर लेते हैं, उनको समझ नहीं है, उनको टीचर अच्छा नहीं मिला है, उनको गाइडेंस अच्छी नहीं है, तो ये एक अलग मौजू है, अलग मसला है। लेकिन जो याद कर लेता है वो जीनियस है। वो जीनियस कैसे है कि याद करना ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। एक सब्जेक्ट है हमारे यहाँ मैथमेटिक्स, जिसके लिए हम सब भी कहते हैं कि भाई मैथमेटिक्स याद नहीं करना है, ये निकालना पड़ता है, ये हल करना पड़ता है। लेकिन आप देखिए कि मैथमेटिक्स में भी रट्टा है कि मैथमेटिक्स के जितने फार्मूले किसी को ज़्यादा याद होंगे वो उतना ही अच्छा मैथमेटिशियन होगा। तो गोया ये कहने की बात है कि याद करना सबसे मुश्किल काम है। वो जो लोग याद करते हैं, याद कर लेते हैं और जिन्हें याद रह जाता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, लेकिन उनको डायरेक्शन सही नहीं है। उनके लिए मेरी ये सजेशन होगी कि वो अंडरस्टैंडिंग से पढ़ें और अंडरस्टैंडिंग करने के बाद वो उसको याद करें और फिर पेपर पर ड्रॉप करते रहें। यकीनन वही टॉपर्स में आने वाले हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है। अक्सर वो स्टूडेंट जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हमारे साथ भी बहुत से दोस्त ऐसे रहे हैं जो एक बार किताब पढ़ते थे उनको पता लग जाता था, उनके कंसेप्ट बहुत जल्दी क्लियर हो जाते थे और वो उस पे बोल सकते थे, वो उस पे क्वेश्चन कर सकते थे। तो वो स्टूडेंट अगर चाहे नो डाउट के वो जो है फ़ितर जो है कुदरती तौर पर बहुत लायक होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा उनकी जो सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं होती क्योंकि वो इतनी मेहनत नहीं करते हैं। उसके बाद आपका फ्रेंड सर्कल जो होता है बहुत खूबसूरत होना चाहिए। वो सारे लोग आपके जो हैं किताबों के हवाले से बात करने चाहिए, वो पढ़ाई के हवाले से बात करनी चाहिए। ये आपकी शख्सियत पर बहुत असर डालता है। अगर आपके दोस्त ये हैं कि वो हर वक्त ये बोलें कि उन्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, या एक दोस्त है आपका जिसको टॉपिक कोई बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा है और आपको इस बात का एहसास है कि उसको ये टॉपिक समझ आया है और आप दोस्त आपस में डिस्कशन करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर आपके वो दोस्त हैं जो कि पढ़ाई के हवाले से बातें नहीं करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, तो वो आपकी जो है टेंशन है वो डाइवर्ट करते रहेंगे, जो आपकी पढ़ाई में आपके आड़े आएगा। उसके अलावा जनाब ये है कि पढ़ने के लिए मेरी आपको ये राय है कि पढ़ने के लिए दो औकात हैं। अक्सर तलबा रात को पढ़ते हैं या कि सुबह पढ़ते हैं, दिन को पढ़ते हैं। इसमें मैं दोनों दोनों ग्रुप के साथ हूँ। जो रात को पढ़ते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से अपने आप को कंफर्टेबल समझ रहे हो आप उसी तरीके से पढ़िए, और जो सुबह पढ़ते हैं वो सुबह पढ़ते रहें। अब ये है कि रिटेंशन पावर जो है सुबह के लिए कहा जाता है कि ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा लोग हमें मिले हैं वो सुबह के हक़ में हैं। रात को तलबा इसलिए भी पढ़ने शुरू हो गए हैं, एक ट्रेंड चल गया है, क्योंकि हमारे यहाँ टेलीविज़न था और हमें ये रखा, और पेरेंट्स का भी इसमें थोड़ा सा पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट रही कि टीवी देखते रहे, 8 9 10 बजे तक टीवी देखी। उसके बाद बच्चों को कहा, जब वो मिडिल लेवल में पढ़ रहे हैं या सेकेंडरी लेवल में पढ़ रहे हैं, कि चलिए आप पढ़िए। बच्चों ने 1 डेढ़ घंटे पढ़ लिया और उसके बाद वो सो गए, और वो यूँ यूँ बड़े होते गए तो बच्चों को रात को पढ़ने की रूटीन उनकी बनती गई। जब वो कॉलेज में पहुँचे, प्रोफेशनल कॉलेजेस में पहुँचे, तो वो जहाँ रात को 11:30 बजे पढ़ते थे वो रात को 2 या ढाई या 3 बजे तक पढ़ने लगे।
और उनकी रिटेंशन पावर भी अच्छी है, उस पर मुझे कोई भी गिला नहीं है, या मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनको रिटेंशन पावर अच्छी नहीं है। लेकिन देर तक जब वो पढ़ेंगे तो उनकी सेहत को वो अफेक्ट करेगी। आप यूँ जो बड़े होते जाएंगे तो वो आपकी नींद डिस्टर्ब होती जाएगी, आपकी भूख डिस्टर्ब होगी, तो वो भी एक अच्छा जो है, मैं ये बोलूँगा कि साइन नहीं है। आपको इससे बचना है, आपको अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपनी सेहत के साथ साथ सबका ध्यान रखना है। आप कोशिश करिए कि सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सो जाइए, अपनी प्रॉपर नींद कीजिए, 7 घंटे आपकी नींद होनी चाहिए, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। क्योंकि जहाँ आपके पास नॉलेज होगी वहाँ आपको एक अच्छी सेहत भी चाहिए, और आप आईएएस ऑफिसर बनते हैं, आप आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, आप प्रोफेसर बनते हैं, तो आप अगर अच्छी सेहत आपकी होगी तो तभी आप अपनी नॉलेज जो है उसको जो है यूटिलाइज कर पाएंगे। ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और दूसरा ये है कि कंसिस्टेंसी, मतलब अगर आप कंसिस्टेंट हो अपनी मेहनत में, अगर चाहे आप 2 घंटे डेली पढ़ते हो, पूरे साल 2 घंटे पढ़ते हो, तो ये आपकी कामयाबी का राज है। बहुत से तलबा हमने ऐसे भी देखे हैं जो 15-18 घंटे पढ़ देते हैं 2 या 3 दिन, लेकिन फिर बीच में छोड़ देते हैं, तो उनको कामयाबी मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। या कई बार क्या करते हैं कि बहुत से तलबा जो हैं वो एग्ज़ाम तक नहीं पढ़ते हैं, फिर एग्ज़ाम में वो दिन रात मेहनत करते हैं, वो एग्ज़ाम पास भी कर लेते हैं, वो बहुत सा मटेरियल याद करके लिख भी देते हैं, लेकिन यूँ ही पेपर पर ड्रॉप करते हैं, उसके बाद उनका जहन वाश हो जाता है और वो बिल्कुल रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना है, आपको सुबह से शाम तक एक ऐसा बिहेवियर तैयार करना है, एक ऐसा एटीट्यूड तैयार करना है कि आपको चलते फिरते सीखना है। आपके सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हों, लेकिन आप हर चीज़ सीख रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक इंजीनियर है, तो उसको तो इंजीनियरिंग की बात करनी चाहिए, लेकिन एक अच्छा स्टूडेंट अगर है तो वो जब मार्केट में जाएगा, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है, तो वो देखेगा भाई कि ये क्या वजह है, तो वो इकोनॉमिक्स की नॉलेज लेगा। वो जब न्यूज़ सुनेगा, वो दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के आपस में डील सुनेगा, वो ट्रिप सुनेगा, हमारे जो फॉरेन मंत्रीज़ हैं, हमारे पीएम्स हैं, हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, तो वो देखेगा, तो वो उसका पॉलिटिकल जो नेचर है वो उसकी डेवलप करेगा। तो एक अच्छे स्टूडेंट में सारी चीज़ें होती हैं, वो उन सब चीज़ों को अपनी नज़र में रखता है। तो फिर एग्ज़ाम के लिए एक अच्छे नंबर लेने के लिए जो मैं आपको एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ कि आपको उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए। मैं अपने तजर्बे से कहता हूँ, बहुत से तलबा ऐसे हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि उनका पेपर किस तरह का आएगा, और उन्हें एग्ज़ाम में जाने के बाद ये पता चलता है कि अच्छा ये पेपर ऐसे आना था। तो उसमें अगर उनके पास नॉलेज है भी, तब भी वो ज़्यादा नंबर नहीं ले पाते हैं। तो इसके लिए आप अपने पुराने पेपर जो हैं वो देखते रहिए, ताकि आपको पता हो कि आपका पहला क्वेश्चन जो है वो इतने मार्क्स का, 10 मार्क्स का आने वाला है सपोज़, दूसरा 10 का आने वाला है, तीसरा 7 का आने वाला है, फिर उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर आने वाले हैं, फिर एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपको वो जहन में रहेगा कि ये कहाँ कहाँ से आने की उम्मीद हम रख सकते हैं। ये भी आपके यहाँ एक आपके लिए मदद होगा। उसके बाद आपको अपना स्टडी जो मटेरियल है वो इकट्ठा करना है, कि आपके पास स्टडी मटेरियल जो है होना चाहिए। आपके पास स्टडी मटेरियल जितना अच्छा होगा, क्योंकि आजकल बाज़ार में जो गाइड आ रही हैं, तो उनसे आप जितना बचेंगे, अगर कॉलेजेस में हम देखें तो बहुत से तलबा जो हैं, मैक्सिमम तलबा मेजॉरिटी में जो हैं, वो गाइड से फ़ायदा लेते हैं, और गाइड में भी अगर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई होती है, कुछ कमी आप कर देते हैं, तो वो आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं करता है। इसलिए आप हमेशा अच्छी किताबें पढ़िए, और अच्छी किताबें पढ़ने के साथ आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपके नताइज अच्छे आएंगे, आपके पास नॉलेज अच्छी आएगी, आपकी पर्सनैलिटी में जो है एक निखार आएगा। उसके अलावा जब आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो आप बार बार पढ़िए। आप जितनी बार पढ़ेंगे तो आप उतने उसमें परफेक्ट होते जाएंगे। आपने सुना होगा बड़ी मशहूर अंग्रेज़ी फ्रेज है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो वो आपको परफेक्ट करेगी। लेकिन आज ये कहा जाता है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कि अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो भी परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है। आप मिसाल ले लीजिए, मैं आपको अगर आप सचिन तेंदुलकर से आप सभी वाकिफ़ हैं कि सचिन तेंदुलकर हमारी हिंदुस्तान की तो शान है, लेकिन पूरे दुनिया के वो के स्टार्स में हैं। तो वो बहुत सी शॉट्स खेलते थे, तो उन सब शॉट्स की प्रैक्टिस करते थे। जब वो इंटरनेशनल में आए उससे पहले प्रैक्टिस करते थे, तो अब सचिन को लाया, क्योंकि सचिन वो शॉट्स अच्छे खेलते थे। उसके बाद 20 साल वो क्रिकेट खेले, 20 साल तक वो उनकी प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि कहीं भूल ना जाए, उसको परफेक्ट बनाना है। तो प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी है। आप देख लें कि जितने भी दुनिया के बड़े प्लेयर्स हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करके
वो अपने आप को परफेक्ट करते हैं। अगर वो प्रैक्टिस छोड़ जाते हैं तो वो परफेक्ट नहीं रहते। आप शूटर्स की मिसाल ले सकते हैं कि शूटर्स जो हैं वो शूट करते हैं तो वो उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं कि क्या वो निशाना लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ सिर्फ मैच में या मुकाबले में डायरेक्ट चले जाएं तो आप यकीन माने कि उनके शूट्स नहीं लगने वाले हैं। इसी तरीके से आप जो चीज़ पढ़ते हैं वो बार बार आप रिपीट करेंगे तो आप अच्छा पढ़ेंगे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एजुकेशन हैं एडवर्ड थोटिंगे। उन्होंने एक बिल्ली के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक केज बनाया, एक पिंजरा बनाया, उसमें एक बिल्ली को बंद कर दिया और बिल्ली को भूखा रखा और उसके बाद एक फ़िश का बोल रख दिया। उस बिल्ली ने बहुत कोशिश की, उसको ग्रिल लगा दी गई, कभी वो एक ग्रिल में से अपना पाँव बाहर निकालती थी, कभी दूसरे में से नहीं निकाल पाई और वो आखिर एक कोने पे जाके बैठ गई। फिर जब उसने फ़िश का बोल उसको दिखाया, बिल्ली ने कोशिश की और जो लीवर था उसका, यानी जिसको हम अपनी भाषा में कुंडी कहेंगे, वो अंदर की तरफ थी। बिल्ली का हाथ लीवर पर अचानक लग गया, इत्तफ़ाक़न लग गया और वो बाहर आ गई। उसने फ़िश का बोल खा लिया, जो फ़िश खा ली और वो जो है अपनी भूख मिटा ली। उसने यही एक्सपेरिमेंट फिर दूसरी बार बिल्ली को अंदर रख के किया, फ़िश का बॉल रखा तो बिल्ली ने फिर कोशिश की और उस लीवर पे हाथ लगा और वो बाहर आके उसने अपनी भूख मिटा ली। और तीसरी बार जब उसने फिर रखा तो बिल्ली को पता लग चुका था कि इसका लीवर पे हाथ करने से ये बॉल खुल जाता है। तो इस तरीके से उसने अपनी भूख जो है बाहर आके मिटा ली। इसके लिए वो हमें ये लेसन देना चाहते हैं एडवर्ड। 1898 में गाल में ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक तो आप उसके लिए तैयार होंगे, मतलब आप में रेडीनेस होगी कि भाई मैंने ये करना है, आप में भूख होगी सीखने की। जब आप में भूख होगी तो आप उसके लिए कोशिश करेंगे, जिस तरीके से बिल्ली अपने लीवर पर बार बार हाथ मारती थी और आखिर वो उसमें कामयाब हो गई। तो उसकी भूख थी और भूख मिटाने के लिए उसने लीवर पर हाथ मारा और उसको बाद में ये पता चल चुका था कि ये ऐसे मारने से ही ये खुलता है और उसने अपनी भूख जो है मिटा ली। और इसी तरीके से एक और जो है कॉलर्स करके हैं एक एजुकेशनिस्ट, उन्होंने चंपैनीज़ पे ऐसा ही तजर्बा किया और उन्होंने ये देखा कि वो भी इसमें कामयाब हुए। तो अपने दोस्तों में ये ज़रूर शेयर करिएगा। थोड़ा सा लंबा हो गई है वीडियो, आपको अगर ये पसंद आए तो शेयर करिएगा। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि नॉलेज को जितना आगे बढ़ाओगे मैं भी आपसे सीखूँगा। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पसंद अगर आपको आ जाए तो आप लाइक करेंगे, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मुझे अंदाज़ा होगा कि ये आपको पसंद आई है। और मैं ज़्यादा अगर फिर कुछ और वीडियो बनानी पड़ेगी तो इंशाल्लाह इस पे और बात करेंगे।